वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लेम सेटलमेंट। अ क्लेम इज द पेमेंट मेड बाय द इंश्योरर टू द इंश्योर्ड ऑन द अक्यूरेंस ऑफ द इवेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्लेम वाली वो पेमेंट होती है जो क्या होता है कि इंश्योरर इंश्योर्ड को देता है। इंश्योरर कंपनी अपने क्लाइंट्स को जो पेमेंट देती है वो हमारा क्लेम होता है। और क्लेम हम तब पे करते हैं जब अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उन दोनों के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अगर किसी इवेंट की हैपनिंग होती है या कोई इवेंट अकर हो जाता है तो उस केस में जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर होता है वो क्लेम लेता है इंश्योरर कंपनी से। Claim settlement is one of the most important services that an insurer company can provide to its customers। और क्लेम सेटलमेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है जो कि इंश्योरर कंपनी अपने कस्टमर को देती है, प्रोवाइड करती है। टाइप्स ऑफ क्लेम। क्लेम कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: क्लेम इन जर्नल, मैच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम। हम क्लेम्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: क्लेम इन जर्नल, मैच्योरिटी क्लेम एंड डेथ क्लेम। सबसे पहले क्लेम इन जर्नल। अ क्लेम ऑन द पॉलिसी इज द डिमांड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय द इंश्योरर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लेम इन जर्नल हमारा वो क्लेम होता है जब क्या होता है कि इंश्योरर कौन होता है? हमारी इंश्योरेंस कंपनी। वो प्रॉमिस करती है कि वो अगर कोई इवेंट होता है तो तब वो क्लेम देगी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को। बेसिकली इसके अंदर क्या हो, छोड़ दोनों के बीच में प्रॉमिस होता है क्लेम की। अगर कुछ हैपन होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। द इंश्योरर एग्जामिन्स द पॉलिसी विच इज़ द एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्या होती है कि जो पॉलिसी होती है उसे प्रॉपरली एग्जामिन करती है कि अगर पॉलिसी क्या होती है, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेता है तो हम उस पॉलिसीज़ को एज एविडेंस लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। Maturity claim. A maturity claim arises when the life insurance policy reaches its maturity date and the policy holder is still alive। Maturity claim हमारा तब होता है जब क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो अगर उसकी पॉलिसी ख़त्म हो जाती है बट वो पर्सन अभी भी अलाइव है तो उस केस में उसे क्या मिलता है? मैच्योरिटी क्लेम। रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लेम: ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मैच्योरिटी क्लेम फॉर्म, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, बैंक अकाउंट डिटेल। और अगर वो पर्सन क्लेम लेना चाहता तो उसके लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है ओरिजिनल, मैच्योरिटी क्लेम का फॉर्म, अपना आइडेंटिटी प्रूफ और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल। ये सब वो इंश्योरेंस कंपनी को देता है। मैच्योरिटी क्लेम की अब हम एग्जांपल देखेंगे, इससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा। यू बाय अ 20-year एंडाउनमेंट पॉलिसी विथ ₹10 lakh सम अश्योर्ड। यू सर्वाइव द टर्म। एट द एंड ऑफ 20 years यू रिसीव ₹10 lakh प्लस बोनस। दैट्स अ मैच्योरिटी क्लेम। सपोज कोई पर्सन है, उसने 20 साल के लिए कोई पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके ऊपर कितने 10 लाख की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो वो 20 साल बाद अगर वो पर्सन जिंदा है तो उसे वो 10 लाख तो मिलेगा, साथ में उसे बोनस भी मिलता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी क्लेम। कि उसे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की तो अमाउंट मिलती है, साथ में उसे एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। प्रीमियम जो पे करता है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, बाद में उसे उसका क्या मिलता है? बोनस। Death claim. A death claim is made when the policyholder dies during the policy term. The nominee and the legal heir can claim the death benefit. डेथ क्लेम हमारा वो क्लेम क्या होता है कि जब क्या पॉलिसी होल्डर मर जाता है पॉलिसी टर्म्स के टाइम पे ही। जैसे कि उसकी कोई पॉलिसी 5 साल की है तो 5 साल के अंदर अंदर ही अगर वो पर्सन मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो नॉमिनी होता है
उस पर्सन का वो डेथ बेनिफिट ले सकता है, हम उस पर्सन को नॉमिनी को पेमेंट कर देते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर क्लेम, डेथ क्लेम फॉर्म, ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट, ID and address proof of nominee, medical records और hospital certificates if death was due to illness। अगर कोई नॉमिनी अपनी डेथ क्लेम लेना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या ये सभी डॉक्यूमेंट क्या इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ते हैं, जैसे कि डेथ क्लेम, ओरिजिनल पॉलिसी की डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट उस पर्सन का, ID प्रूफ, जो नॉमिनी होता है वो अपना ID प्रूफ देता है और एड्रेस भी देता है, और अगर उस पर्सन की डेथ ड्यू टू इलनेस होती है तो वो उसका मेडिकल रिकॉर्ड्स और हॉस्पिटल सर्टिफिकेट वो भी इंश्योरेंस कंपनी को देता है। Example, you buy 25-year term insurance for you died in the 10th year. Your nominee applies for a death claim and receive ₹50 lakh from the insurer। जैसे कि कोई पर्सन 25 साल के लिए इंश्योरेंस लेता है कि तो उसकी क्या 10 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या है कि जो नॉमिनी होता है उस पर्सन का वो डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करता है तो उस पर्सन को 50 लाख मिलते हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर तो मैच्योरिटी क्लेम है तो उसके लिए क्या है कि अगर जब हमारी पॉलिसी ख़त्म हो जाती है बट वो स्टिल वो पर्सन अलाइव है तो उस केस में जो पेमेंट होती है वो किसको मिलती है, पॉलिसी होल्डर को। डेथ क्लेम, डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म। अगर किसी पर्सन की डेथ पॉलिसीज़ के टर्म के अंदर होती है, मतलब कि अभी उसका पॉलिसीज़ का टाइम ख़त्म नहीं होता बट पहले ही उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस में पेमेंट किसको मिलती है, नॉमिनी या फिर लीगल हायर को। प्रोसीजर फॉर क्लेम सेटलमेंट, द सेटलमेंट ऑफ क्लेम is very important aspect of services to the policy holder। The procedure for settlement of maturity and death claim is, कहते हैं अगर पॉलिसी होल्डर को हम सर्विसेज देते हैं तो उसके अंदर जो क्लेम की सेटलमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। और हमारा मैच्योरिटी और डेथ क्लेम का प्रोसीजर क्या है, ये मैच्योरिटी बेनिफिट का क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर देखेंगे। इन केस ऑफ एंडाउनमेंट पॉलिसी, इफ द पॉलिसी होल्डर लिव्स थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी and becomes eligible to get the maturity value, it is called the settlement of maturity claim। अगर कोई पर्सन एंडोनमेंट पॉलिसी लेता है तो अगर वो पॉलिसी होल्डर जिंदा है, अलाइव है ड्यूरिंग द पॉलिसी ड्यूरेशन की अभी हमारी पॉलिसी ख़त्म नहीं हुई तो पर्सन स्टिल अलाइव है, तो उस केस में वो पर्सन एलिजिबल है कि वो पर्सन मैच्योरिटी वैल्यू मतलब कि अपना क्लेम ले सकता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट ऑफ मैच्योरिटी क्लेम। एज द पॉलिसी होल्डर इज अलाइव द नॉमिनेशन इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस, इट इज़ नेसेसरी टू सबमिट द एज प्रूफ बिफोर द पेमेंट ऑफ द मैच्योरिटी वैल्यू। और अगर हमारा पॉलिसी होल्डर अलाइव है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि नॉमिनेशन का नॉमिनी का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि पेमेंट किसे मिलती है, पॉलिसी होल्डर को ही। और अगर हम मैच्योरिटी क्लेम लेना चाहते हैं तो उसके लिए नेसेसरी क्या है कि हम अपना एज प्रूफ पेमेंट किसे पहले ही सबमिट करें इंश्योरेंस कंपनी को। डेथ क्लेम, in case of death of the policy holder at any time during the duration of the policy, the claim amount becomes payable। और कहते हैं अगर किसी पॉलिसी होल्डर्स की डेथ हो जाती है कभी भी पॉलिसीज़ की ड्यूरेशन के अंदर ही, तो उस केस में जो क्लेम होता है उसकी अमाउंट किसे मिलती है, नॉमिनी को, जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया होता है। The nominee or the nearest relative shall send the fact of death, the date of death, cause of death, the place of death along with the policy number। अगर तो वो डेथ क्लेम की पेमेंट नॉमिनी लेता है तो उसके लिए या तो नॉमिनी और जहाँ उस डेथ पर्सन के जो रिलेटिव्स होते हैं वो उस पर्सन की डेथ की मतलब कि पूरी इंफॉर्मेशन देती हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि जो डेथ है वो कब हुई और डेथ का कारण क्या था और डेथ किस जगह पे हुई, ये सभी वो सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और साथ में वो पॉलिसी नंबर भी देती हैं इंश्योरेंस कंपनी को।
If the policyholder has died within 2 years of the commencement of the policy, acceptance of risk is treated as early or premature claim. And if the death was occurred after 2 years of the commencement, it is treated as normal death claim. कहते अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 2 साल के अंदर हो जाती है, मतलब कि जिस डेट को वो पॉलिसी लेता है उसके बाद अगर उस पर्सन की 2 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ली और या फिर प्री मैच्योर क्लेम। और अगर उस पर्सन की डेथ 2 साल के बाद होती है फ्रॉम पॉलिसी डेट तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डेथ क्लेम। प्रोसीजर फॉर क्लेम सेटलमेंट के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले इंटीमेशन ऑफ क्लेम, डॉक्यूमेंटेशन, सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेम प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम। इस 4 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम पे कर देती है। स्टेप है हमारा इंटीमेशन ऑफ क्लेम। The claimant must submit the written intimation as soon as possible to enable the insurance company to initiate the claim processing। जो पर्सन क्लेम लेना चाहता है वो रिटन इंटीमेशन जो होता है क्लेम के रिगार्डिंग वो पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है वो उतनी जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को पे करती। The claim intimation should consist of basic information such as policy number, name of insured, date of death, cause of death, place of death, etc। और जो हमारा क्लेम इंटीमेशन है उसके अंदर जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि पॉलिसी नंबर, इंश्योर्ड का नेम क्या है, उसकी डेथ की डेट क्या है, डेथ का कारण क्या था, डेथ का प्लेस क्या है, ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन वो उस क्लेम इंटीमेशन फॉर्म के अंदर मेंशन की होनी चाहिए। Documentation. The claimant will be required to provide the following documents along with the claimant statement। और जो पर्सन क्लेम लेना चाहता है वो उसको ज़रूरी है कि वो डॉक्यूमेंट, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे दे along with statement regarding the death of the person। जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डेथ, proof age of life assured, deeds of assignments and reassignments, policy document, any other document as per requirement of the insurer, statement from the hospital if the deceased person has been admitted to hospital। ये सभी डॉक्यूमेंट्स क्या है कि जो नॉमिनी होता है या जो पर्सन क्लेम लेता है वो ये सभी डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को। थर्ड स्टेप है हमारा सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेम प्रोसेसिंग। फॉर फास्टर क्लेम प्रोसेसिंग इट इज़ एसेंशियल दैट द क्लेमेंट सबमिट कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। थर्ड स्टेप क्या है कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो पर्सन को क्या है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो सबमिट कर दे अपने डॉक्यूमेंट्स टू द इंश्योरेंस कंपनी एज सून एज पॉसिबल कि हमारा जो क्लेम प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके प्रॉपरली। सेटलमेंट ऑफ क्लेम एज पर द रेगुलेशन 8 ऑफ IRD रेगुलेशन 2022 द इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू सेटल अ क्लेम विद इन 13 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। सेटलमेंट ऑफ क्लेम के अगर हम IRD एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जब वो पर्सन अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देता है तो उसके लिए क्या है कि जो इंश्योरर कंपनी होती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्लेम को सेटल कर दे विद इन 30 days। उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना है कि 30 days के अंदर अंदर वो अपनी क्लेम की सेटलमेंट करते, मतलब कि क्लेम को पे कर दे टू द नॉमिनी और या फिर वो पर्सन जो क्लेम लेना चाहता है। If the claim requires further investigation, the insurer has to complete its procedures within 6 months from receiving the written intimation of claim। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि जो हमारा क्लेम प्रोसेस है उसके अंदर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या होता है कि जो इंश्योरर कंपनी होती है, इंश्योरर होता है, वो अपना जितना भी प्रोसीजर है वो 6 month के अंदर ख़त्म कर सकता है जब उसको रिटन इंटीमेशन मिल जाता है क्लेम के रिगार्डिंग, जो कि मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया है। जब वो रिटन इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को हम नॉमिनी दे देता है तो उसके बाद
इंश्योरेंस कंपनी के पास 6 मंथ का टाइम है कि वो अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकती है अगर रिक्वायरमेंट है तो। आफ्टर रिसीविंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स द कंपनी कैलकुलेट्स द अमाउंट पेएबल अंडर द पॉलिसी। और जब कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपनी पॉलिसीज़ की अमाउंट को कैलकुलेट करती है कि हमारी पूरी पॉलिसी है उसके अंदर जो पर्सन है उसने कितनी पॉलिसी ली थी हमसे और कितना प्रीमियम उसने पे किया, हमें ये पूरी कैलकुलेशन करती है इंश्योरेंस कंपनी। जब उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। If a loan exists under the policy, then the section dealing with loan is contacted to give the detail of outstanding loan and interest amount, which is deducted from the gross policy amount to calculate net payable claim amount। और अगर पॉलिसीज़ के अंदर लोन एग्जिस्ट करता है कि अगर उस पर्सन ने पॉलिसी के अंदर कोई लोन लिया होता है तो हम उस लोन अमाउंट को भी कैलकुलेट करते हैं और हम साइड में पूरी लोन की डिटेल भी देते हैं टू द नॉमिनी। और जो हमारी अमाउंट होती है लोन की उसे हमें डिडक्ट कर देते हैं हम अपनी ग्रॉस पॉलिसी अमाउंट में से, ताकि हम नेट पेमेबल क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि जितनी हमारी ग्रॉस अमाउंट होती है उसमें से हम अपनी लोन की अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो इसके बाद हमारे पास नेट क्लेम अमाउंट आ जाती है जो कि हम उस पर्सन को पे करते हैं। जनरली ऑल क्लेम पेमेंट्स वुड बी मेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और जब हम अपनी नेट क्लेम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम अपनी अमाउंट पे कर देते हैं और जो हमारी अमाउंट की पेमेंट है वो हम इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू करते हैं।